नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों हम यहाँ पर आज 2 और 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों 2 जुलाई का करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी, तो मैंने दोनों का ऐड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूएफओ दिवस मनाया जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो इसे याद रखना थोड़ा सा, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसे कभी कभी 24 जून को भी मनाया जाता है दोस्तों। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2 जुलाई 1947 से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन 2 जुलाई 1947 को सेवेरल ने कथित रूप से यूएफओ देखा था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है। तो आप तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम क्या दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, वरिष्ठ राजनायक इंद्रमणि पांडे, यहाँ पे नीचे करते हैं इसे, यहाँ पे दिया है वरिष्ठ राजनायक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे? इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमणि पांडे जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। इनके बारे में देख लेते हैं, इन्हें कहाँ नियुक्त किया गया। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा स्थित कार्यालय में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में और भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई है दोस्तों। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आप याद रखना। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसे याद रखना। साथ ही साथ इसकी आधिकारिक जो भाषा है उनके बारे में देख लेते हैं। तो आधिकारिक भाषा है दोस्तों अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं इसकी आधिकारिक रूप से भाषाएं दोस्तों। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। तो इन्हें भी याद रखें दोस्तों। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरस हैं। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कि दोस्तों इंद्रमणि पांडे जी को भारत के नए राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, हमारी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान, मतलब ये रिसर्च सेंटर है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान की स्थापना की है दोस्तों। इसके बारे में भी देख लेते हैं। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान नाम की एक योजना शुरू की है दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं। यह अंतर मंत्रालयीय योजना है। इसके बारे में उतना कुछ विशेष नहीं है दोस्तों। बस इतनी चीज़ याद रखना, उच्च गुणवत्ता आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेट विज्ञान जो योजना है इसे किसने प्रारंभ किया है? तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा प्रारंभ की गई है या स्थापित की गई है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अपनी। यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश और भारत के मध्य एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किए जाने के लिए समझौता किया गया है दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, अभी हाल ही में किन 2 देशों ने या किस देश ने भारत के साथ एलपीजी के लिए 50-50 संयुक्त कंपनी का गठन करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो वो बांग्लादेश है। इसे याद रखना आप। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन
के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अभी हाल ही में। इस चीज़ को याद रखना, इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस एक न्यूज़ है, इसे याद रखना थोड़ा सा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों, और इसकी यहाँ की मुद्रा टका है, तो इन्हें भी याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ मंडल, यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ मंडल में नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है दोस्तों। तो किस सरकार ने मेरठ मंडल नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ मंडल के सभी जिलों में डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है दोस्तों। इसका नाम भी मेरठ मंडल है, तो आप याद रखना इसके बारे में। अब इसमें देख लेते हैं, इस डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग की जाएगी दोस्तों, ये कितने जिलों पर लागू होगी? तो ये कोविड-19 के परीक्षण के संवर्धन के लिए किया गया है इसे स्टार्ट, तो इसे भी याद रखना। क्या नाम है इसका? मेरठ मंडल। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। इसमें कुल कितने ज़िले हैं? तो इसमें कुल 6 ज़िले हैं, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। ये 6 ज़िले हैं जहाँ पे ये प्रारंभ किया जा रहा है। तो आपके लिए इतना ज़्यादा डीप समझने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस एक बार इसे पढ़ लीजिए। इसके साथ ही साथ एक चीज़ ये याद करने वाली है कि मेरठ मंडल अभी हाल ही में योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। या किससे संबंधित है? तो ये कोविड-19 से संबंधित है, कोरोना वायरस से। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? तो डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी इसमें। और इसमें कितने ज़िले शामिल हैं? तो 6 ज़िले शामिल हैं, इसे याद रखना। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देखते हैं। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट अभी हाल ही में केरल सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? तो इसे याद रखना दोस्तों कि अन्य विदेशों एवं राज्यों से लौटने वाले जो मजदूर या पेशेवर या अनुभवी लोग हैं, जो अभी हाल ही में कोविड-19 की महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या अपना व्यवसाय गंवा चुके हैं, तो उनके लिए उनकी क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? तो इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए किया जाएगा दोस्तों। तो इसे याद रखना, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट क्या है? तो ये उन मजदूरों से या उन व्यवसायियों से या उन लोगों से संबंधित है जो अन्य राज्य या अन्य देशों से लौटकर केरल में आए हैं, तो उनकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए और उन्हें काम प्रोवाइड करवाने से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों इसके बारे में भी देख लेते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो इसे भी याद रखना आप लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है दोस्तों। तो एक चीज़ याद रखना कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अशांत क्षेत्र घोषित किया है या किस राज्य के क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों नागालैंड। और कितने माह के लिए? तो 6 माह के लिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, वो भी कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। ये कब तक रहेगा दोस्तों? तो 31 दिसंबर 2020 तक के लिए यहाँ पर सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 लगाया गया है दोस्तों। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या सशस्त्र बल 1958। यहाँ पे याद रखना दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए या नहीं, लेकिन जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है दोस्तों कि ये कौन सा अधिनियम है 1958। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, यहाँ पे दिया गया है अफस्पा। इसे देखते हैं AFSPA दोस्तों। ए है AFSPA। इसके बारे में समझ लीजिए, यहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट दोस्तों। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इस को कब लागू किया गया था? तो 11 सितंबर 1958 को लागू किया गया था दोस्तों। इसे याद रखना, ये उसी क्षेत्र में लगाया जाता है। यह
अधिनियम उसी क्षेत्र में लागू होता है जो क्षेत्र अशांत घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखना यहाँ पे कि कौन सा कानून है और कहाँ पे लगाया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा 6 माह के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है दोस्तों। इसके तहत होता क्या है तो इसे देख लेते हैं हम। इसके तहत दोस्तों नागालैंड में जो आवश्यक तलाशगी, गिरफ्तारी एवं अन्य विशेष शक्तियाँ किसे प्राप्त हो जाती हैं दोस्तों, तो फोर्स को प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर फोर्स कुछ भी कर सकती है, जब भी चाहे तो किसी की तलाशी ले सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। अब दोस्तों हम नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसे याद रखना। नागालैंड के जो सीएम है दोस्तों ये हैं नेफ्यू रियो, तो इसे याद रखना। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है दोस्तों। और NR रवि यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों, तो इन्हें भी याद रख लेना। थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना, कर नहीं पाए यहाँ पे। तो RN रवि यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर हैं और नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है दोस्तों। और नागालैंड की कैपिटल जो है, कैपिटल कोहिमा है, ये याद ही होगा। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़, चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा का पहला संस्करण दोस्तों। इसे याद रखना, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण अभी हाल ही में किन्होंने लॉन्च किया है, तो गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है। अब गिरिराज सिंह जी हैं कौन, तो ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। तो ये कौन है, तो केंद्रीय डेयरी एवं पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पहला न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, तो लॉन्च किया है। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या, फ्लैगशिप योजना है क्या, तो यह दोस्तों मई 2020 में प्रारंभ की गई थी, जिससे 20,050 करोड़ रुपए की राशि निवेश करके प्रारंभ किया गया था। तो इसे याद रखना दोस्तों कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या, तो ये मई 2020 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें 20,050 करोड़ रुपए की राशि निवेश की गई थी दोस्तों। और इसका पहला संस्करण अभी हाल ही में गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। पाकिस्तान सेना ने अभी हाल ही में अपनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है दोस्तों। ये कौन है, तो निगार जौहर जी। इनको पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल का पद मिला है दोस्तों। तो ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। तो इसे याद रखना है यहाँ पे कि पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों निगार जौहर जी हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ अपनी दोस्तों, यहाँ पे संजय द्विवेदी होंगे IIMC के नए महानिदेशक दोस्तों। IIMC है क्या, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों भारतीय जनसंचार संस्थान, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। ये वर्तमान में भोपाल में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत थे। इन्हें क्या किया गया है दोस्तों, तो IIMC में इन्हें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। यहाँ पे श्रीकांत माधव वैद बनेंगे IOC के नए अध्यक्ष दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे दोस्तों, तो श्रीकांत माधव, इन्हें भी याद रखना। श्रीकांत माधव होंगे IOC के नए अध्यक्ष। चलिए हम इन्हें देख लेते हैं।
आईओसी के बारे में, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में दोस्तों, और 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसे याद रखना दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब 1959 में की गई थी। कहाँ इसका मुख्यालय, तो नई दिल्ली में है। इस श्रीकांत माधव वैद्य यहाँ के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे दोस्तों, या संभाल लिया है इन्होंने। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। शशांक मनोहर जी ने आईसीसी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, शशांक मनोहर जी जो कि बहुत पहले से यहाँ पे आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय में प्रमुख पद पर रहने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है, इसे याद रखना दोस्तों। अब इनके बाद दोस्तों इनके उत्तराधिकारी जब तक चुने नहीं जाते हैं तब तक इमरान ख्वाजा अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे दोस्तों, इसे याद रखना। शशांक मनोहर जी जो कि पुराने क्या थे, यहाँ के अध्यक्ष या चेयरमैन थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अभी इनके रूप में उत्तराधिकारी जब तक नहीं आ जाते तब तक इमरान ख्वाजा जी इनके पद को संभालेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ इनके बारे में और देख लेते हैं, तो आईसीसी के बारे में, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आईसीसी के कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो मनु साहनी जी आईसीसी के कार्यकारी अधिकारी हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इसका मुख्यालय है दोस्तों, तो इसे भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए लॉन्च किया ई किसान ऐप, ई किसान धन ऐप, इसे याद रखना दोस्तों। किस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप, तो इसे याद रखना, ये एचडीएफसी बैंक ने किया है दोस्तों। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा दोस्तों बैंकिंग और कृषि दोनों की सेवाएं किसानों को प्रदान की जाएंगी दोस्तों। साथ ही साथ ई किसान धन ऐप में किसानों की मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की और मौसम की भविष्यवाणी, साथ ही साथ बीज किस्मों के बारे में जानकारी और अन्य कई प्रकार की जानकारी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च की है, तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की है। अब देख लेते हैं हम इसके बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में दिया गया है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आदित्य पुरी जी इसके महानिदेशक हैं, इसे याद रखना, प्रबंध निदेशक हैं इसके। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिच ने FY22 में भारत की जीडीपी विकास दर के अपने नए अनुमान को घटाकर 8% कर दिया है दोस्तों। जो कि इन्होंने पहले अनुमान बताए थे वो 9.5% ग्रोथ के बताए थे, जो कि अभी इन्होंने घटाकर 8% कर दिए गए हैं दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग किए गए हैं, फिच के द्वारा दोस्तों। तो इसे याद रखना, किसने अभी हाल ही में अपने पूर्व अनुमानों को घटाकर भारत की जीडीपी ग्रोथ को 9.5 से घटाकर 8% कर दिया है। तो दोस्तों ये फिच ने किया है, इसे देख लेते हैं हम आगे। फिच ने हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास 9.5% से घटाकर 8% कर दी गई है। अब दोस्तों इसके साथ ही देख लेते हैं, इन्होंने एक अनुमान और बताया कि 2022-23 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ करेगी वो 5.5% दर से ज़्यादा करेगी दोस्तों, मतलब इतने % ज़्यादा करेगी। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, विजडन ने रविंद्र जडेजा को चुना मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, किसने चुना है, तो पहली बात तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसके अकॉर्डिंग चुने गए हैं, तो विजडन के अकॉर्डिंग। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो इनके बारे में देख लेना। अब इसके बारे में देखते हैं, चुना गया है
यह इनका करियर क्रिकेट इतिहास में 2009 से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, उत्तराखंड में जोरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों कहाँ पे भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड के वन विभाग ने 150 लाइकेन प्रजातियों के साथ एक अनुसंधान केंद्र के रूप में उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की है। और यह कितनी भूमि पर होगा, तो दोस्तों 1.5 एकड़ भूमि पर पार्क की स्थापना की जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के बारे में दोस्तों यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसे याद रखना। साथ ही साथ यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ की राजधानी देहरादून है। तो दोस्तों इन तीनों फैक्ट के बारे में भी याद रखना। चलिए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है, प्रसिद्ध उपन्यासकार गीता नागभूषण का अभी हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। ये कौन थी दोस्तों, तो ये एक महान उपन्यासकार थी जिनका नाम क्या है, गीता नागभूषण। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। एक किससे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में गीता नागभूषण जिनका निधन हो चुका है कौन थी, तो ये एक उपन्यासकार थी। और कौन थी, कन्नड़ उपन्यासकार थी दोस्तों। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।